यूजुअली एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन ओबीसीज के अंडर एक कैटेगरी आती है, एक क्लास आता है जिसको बोला जाता है क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर क्या होता है, कब डिटरमाइन किया गया था, किस तरीके से भारत सरकार क्रीमी लेयर को डिटरमाइन करती है, ये सब बातें क्रीमी लेयर से एसोसिएटेड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मुदुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अन अकेडमी पे 4 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल और तमिल में। पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिल में भी एक्सक्लूसिव बैचेस लाए गए हैं ओनली फॉर तमिल स्पीकिंग पीपल। तो ये 4 भाषाओं में अब से हमारे बैचेस अवेलेबल होंगे, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। 4 अगस्त से जो बैचेस आ रहे हैं उसमें एमसीक्यू बैचेस हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए 1 साल के बैचेस और 2023 के लिए 2 साल के बैचेस। अन अकेडमी में 2 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 45% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हर संडे सुबह 11 बजे हमारा गेमीफाइड वर्जन होता है अन अकेडमी कॉम्बैट, जो कि 1 घंटे का क्विज है जिसमें 56 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हो और आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अन अकेडमी की साइट से। इसी के साथ अन अकेडमी की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जीएस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चली रही है। अन अकेडमी का एश्योर ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगर आपका इनकेस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा। बैचेस शुरू हो रहे हैं, सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। बेसिकली पहले क्या था कि हमारे यहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता था। उसके बाद 1992 के अराउंड एक प्रावधान आता है जहां पे बोला जाता है कि ओबीसीज जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, आईआईटीज और ये सब में ओबीसीज को भी 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। सवाल उठता है कि जैसा कि नाम बताता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड का मतलब क्या है। सरकार ने बोला कि यहां पे जो हम बैकवर्डनेस, पिछड़ापन डिफाइन कर रहे हैं वो होगा सोशली मतलब कि सामाजिक, और एजुकेशनली मतलब साक्षरता के बेसिस पे बैकवर्डनेस डिफाइन करी जाएगी कि कौन कितना सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रहा है। ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है और ओबीसी के स्टेटस को डिफाइन करने के लिए हमने एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको फेमसली हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340। यह आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के स्टेटस को चेक करने के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के स्टेटस को देखने के लिए टाइम टू टाइम जब उन्हें ठीक लगे कमीशन बना सकते हैं। आर्टिकल 340 के अंडर पावर्स का यूज करते हुए प्रेसिडेंट ने ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने रिकमेंड करा कि ओबीसीज को जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% का कोटा दे देना चाहिए सरकारी नौकरी और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हाउएवर इसके रिगार्डिंग केस सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। बेसिकली कुछ लोग चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन के डिसीजन को कि 27% आरक्षण देना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रीमी ओबीसीज जो होते हैं, एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करा सुप्रीम कोर्ट ने जिसका नाम है क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसीज। मतलब कि ओबीसीज के अंदर जो ऊपर वाला वर्ग है, जो क्रीमी लेयर है, उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पहली बार क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को आगे लाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर की बात करी और यह बोला कि इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, बाकी सारे ओबीसीज को सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% तक का कोटा मिल जाएगा। अच्छा, आपके लिए यहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ओबीसीज के लिए लगता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में कोई भी क्रीमी लेयर नहीं होती है, सिर्फ ओबीसीज में क्रीमी लेयर होती है। तो हमने पूछा कि ये क्रीमी लेयर क्या होती है। आपने टर्म तो यूज कर लिया क्रीमी लेयर कि इस लेयर को कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो फिर रिटायर्ड जस्टिस आर एन प्रसाद की एक कमेटी बनाई गई
ये बोलते हुए कि आप डिफाइन करिए कि क्रीमी लेयर होती क्या है। आर.एन. प्रसाद कमेटी ने रिकमेंडेशंस आगे रखे और उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो कि सरकारी नौकरी में नहीं हैं, ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनकी क्रीमी लेयर डिटरमाइन करी जाएगी इनकम, फैमिली इनकम के बेसिस पे। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनका क्रीमी लेयर डिटरमाइन किया जाएगा रैंक के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे नहीं। आर.एन. प्रसाद की कमेटी ने पूरी जनता को, ओबीसी जनता को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो कि सरकारी नौकरी में है और एक जो सरकारी नौकरी में नहीं है। जो सरकारी नौकरी में हैं उनकी अगर ग्रेड ए की नौकरी है या दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रेड बी में है या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे क्राइटेरियाज में जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ऐसे रैंक वाइज क्राइटेरिया ले डाउन करे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और इस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। अगर आपकी रैंक पिछड़ी हुई है, सरकारी नौकरी में आपकी रैंक नीचे की तरफ है, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आओगे, आपको आरक्षण का बेनिफिट दे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में यह बोला गया कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो और आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए के नीचे है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आते और आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2004 में और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो प्राइवेट लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं 8 लाख रुपए की फैमिली इनकम की, इसमें सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड द्वारा जो इनकम हो रही है, इन दोनों इनकम्स को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये जो 8 लाख रुपए की इनकम है ये यूजुअली बिजनेस, प्रॉफिट और इन सब के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। अगर एक ओबीसी व्यक्ति की सैलरी आ रही है या फिर कोई ओबीसी किसान है जो एग्रीकल्चर लैंड से पैसा कमा रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा और उनको आरक्षण का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख रुपए की इनकम कैलकुलेट करते हुए एग्रीकल्चर इनकम और सैलरीज को काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो सैलरी का क्राइटेरिया है, ये जो 8 लाख रुपए पर ईयर इनकम, फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होगा। राइट। अब यहां पे एक बात और बोली गई कि ये जो फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए पर साल का, इसको हर 3 साल में आप रिवाइज करते रहोगे। हर 3 साल में इस क्राइटेरिया को चेंज करते रहोगे। जैसा कि 2017-18 के अराउंड यह क्राइटेरिया पहले 6 लाख रुपए हुआ करता था और फिर सरकार ने 2017-18 के अराउंड इसको 6 लाख रुपए से बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दिया था। ऐसा बोला जाता है कि सरकार टाइम टू टाइम इस लिमिट को अपने हिसाब से रिवाइज कर सकती है। हाउएवर 2017-18 के बाद से सरकार ने अभी तक इस क्राइटेरिया को रिवाइज नहीं करा है। तो पार्लियामेंट में और स्टैंडिंग कमेटी ने और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338B के अंदर है, इन सब ने सरकार को बोला कि ये इनकम क्राइटेरिया अब आप रिवाइज कर दीजिए। तो सरकार ने रिसेंटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा है कि हम जल्दी ही ये 8 लाख रुपए की जो लिमिट है इसको रिवाइज करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार ने बोला कि हमने ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है जस्टिस जी रोहिणी कमेटी। यह कमेटी हमारे को बताएगी कि ओबीसीज के अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और जिससे कि हम बेहतर तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकें। तो जैसे ही जस्टिस जी रोहिणी कमेटी की सब कैटेगराइजेशन की रिपोर्ट आएगी, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो ओबीसीज हैं उनमें तो सब कैटेगराइजेशन होता है, तभी तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो जस्टिस जी रोहिणी कमेटी है ये इसलिए बनाई गई है कि ओबीसीज के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको ठीक तरीके से कैटेगराइज करो, हमारे सामने डेटा लाओ और फिर हम बताएंगे एक्यूरेटली कि कौन सी जो कैटेगरी है वो क्रीमी लेयर में आती है और कौन सी क्रीमी लेयर में नहीं आती है। तो अभी सरकार जस्टिस जी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रही है। इसके अलावा सरकार ने रिसेंटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा है कि जो इस बार 2021 का सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट सेंसस नहीं होगा। मतलब कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का डेटा तो कलेक्ट करेंगे, लेकिन कौन कौन ओबीसी है उसके ऊपर सेंसस डेटा कलेक्ट नहीं करा जाएगा। इसको लेके भी पार्लियामेंट में काफी बवाल मचा, जहां पे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने यह बोला कि अगर आप ओबीसी के ऊपर कास्ट का डेटा कलेक्ट नहीं करोगे,
तो फिर रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ओबीसी का डेटा भी सेंसस में कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके लिए साफ तरीके से मना कर दिया है। सरकार का यह मानना है कि अगर हम हर कास्ट के ऊपर डेटा कलेक्ट करते रहेंगे तो इससे इंडियन सोसाइटी में डिवीजन बढ़ता है और कास्ट कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। सरकार ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा सेंसस 2021 में, ओबीसी का डेटा कलेक्ट नहीं करा जाएगा। यह है पूरा का पूरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया, राइट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 4 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट। लेट्स क्रैक इट।